जय हिंद दोस्तों, रियल टाइम एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भूकंप कब आता है, भूकंप कब ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, हम लोग किस भूकंपीय जोन में आते हैं, भूकंप से बचाव के लिए हमें किस प्रकार का घर बनाना चाहिए, किस प्रकार का भूकंप का पूर्वानुमान पहले लगाया जा सकता है। सभी को आसान भाषा में हम समझते हैं। सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। भूकंप का प्रारंभ पृथ्वी के अंदर से होता है। मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, तो भूकंप का प्रारंभ पृथ्वी के अंदर यानी कि यहाँ से होता है। जहाँ से भूकंप का प्रारंभ होता है उसे कहा जाता है फोकस, और यही भूकंप तरंग के रूप में इस प्रकार से ऊपर आता है, यानी कि पृथ्वी के सतह पर आता है। तो जिस बिंदु पर वो ऊपर आता है उसे कहा जाता है ईपी सेंटर, यानी कि ईपी सेंटर को हिंदी में कहते हैं अधिकेंद्र। यहाँ पर देखिए, ये छोटुआ है और ये छोटिया है, ये दोनों मिलने के लिए गया होगा और यहाँ पर भूकंप आ गया। ये जो केंद्र है इसी को कहते हैं ईपी सेंटर, और ईपी सेंटर पर सबसे अधिक नुकसान होता है। एक्चुअली भूकंप 3 तरंगों से बना है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। सभी को हम बारीकी से समझेंगे। भूकंप में प्रत्यास्थ ऊर्जा रहता है। भूकंप हमेशा तरंग के रूप में गमन करता है। ये सभी तरंग को भी आसान भाषा में हम समझते हैं। पी को प्राइमरी और एस को सेकेंडरी और एल को लव तरंग कहा जाता है। इसे लव तरंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका खोज एच.डी. लव ने किया था। पी तरंग का स्पीड होता है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड और एस तरंग का स्पीड होता है 3.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड और लव तरंग का स्पीड होता है 1.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब क्षति का बात कर लेते हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा क्षति होता है। देखिए, पी तरंग में सबसे कम क्षति होता है और लव तरंग में सबसे अधिक क्षति होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि लव तरंग का स्पीड तो सबसे कम है तो क्षति सबसे अधिक क्यों, और पी तरंग का स्पीड तो सबसे अधिक है, क्षति सबसे कम क्यों। देखिए, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। मान लिया जाए कि आप रोड पे बाइक चला रहे हैं, तो रोड पर कहीं कहीं देखते होंगे पंछे को इस प्रकार से जर्किन दे दिया जाता है स्पीड को कम करने के लिए। जब आप इस जर्किन पर हाई स्पीड में पार हो जाते पूरा 80 की स्पीड में, तो बाइक को कम झकझोरेगा, और उससे कुछ कम के स्पीड में जाते हैं, मान लिया कि 40-50 में जा रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा झकझोरेगा। और यदि आप 20-30 के स्पीड में जा रहे हैं तो पूरा ऐसे 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 करके पूरा झोल देगा। अर्थात जितना स्पीड में रहिएगा उतना कम मतलब कि ये झकझोरेगा। उसी प्रकार सेम नियम यहाँ पर काम करता है। पी तरंग भी जब स्पीड ज़्यादा रहता है तो वो सीधा ऐसे निकल जाता है, और एस तरंग थोड़ा कम रहता है स्पीड, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा मकान वगैरह यानी कि बिल्डिंग को ज़्यादा झकझोरता है, जिसके कारण गिर जाता है। और एल तरंग पूरा कम स्पीड रहने के कारण ये पूरा ऐसे ऐसे झकझोर देता है, जिसके कारण बिल्डिंग गिर जाता है। इसलिए यह सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। देखिए, पी तरंग जो है ठोस, द्रव, गैस सभी में गमन कर सकता है, लेकिन एस तरंग ठोस में गमन कर सकता है लेकिन द्रव में नहीं। और लव तरंग सिर्फ ओनली धरातल पर ही होता है, पृथ्वी के अंदर नहीं जाता है। देखिए, पी तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग मतलब होता है कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ इस प्रकार जाएगा, मतलब तरंग के रूप में जाएगा। और एस तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग मतलब होता है कि वो सीधा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वो सीधा चला जाता है। और लव तरंग भी एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं और एस तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं। दूसरा भाषा में इसे गॉड बोला जाता है। और एल तरंग को यानी कि लव तरंग को धरातलीय तरंग भी बोला जाता है। देखिए, यहाँ ये फिगर में दिखाया गया है पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव देखिए, पी वेव का गमन देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए, इस प्रकार से चल रहा है, मतलब सीधी रेखा में चल रहा है। और एस वेव देखिए, एस वेव को किस प्रकार चल रहा है, देखिए इस प्रकार से चल रहा है। और एल वेव देखिए, एल वेव में देखिए कुछ ज़्यादा वक्र हो रहा है। देखिए इस प्रकार ज़्यादा ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे। अर्थात इस प्रकार से तीनों वेव में अंतर समझ गए होंगे।
देखिए पी वेव जो है, पी वेव का तरंग कुछ घना होता है। देखिए इसमें ज़्यादा इस तरह घना है, इस प्रकार से ज़्यादा है, और एस तरंग में थोड़ा सा दूरी पर होता है, इस प्रकार से थोड़ा सा दूरी होता है। और एल वेव जो है, एल वेव और दूर होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। पी वेव में आवृत्ति की संख्या अधिक होता है। आवृत्ति मतलब देखिए ये जो है, ये कितना बार ऊपर नीचे हुआ, देखिए इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग इसमें 10 गो है। और इसमें देखिए 1 2 3 4 5, मतलब इसके तुलना में इसमें आवृत्ति की संख्या कम होती है, और इसके तुलना में इसमें कम होती है। देखिए 1 2 3, इसमें 3 ही गो है, अर्थात इस प्रकार आवृत्ति की संख्या इसमें कम होता है। अब तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं। तरंगदैर्घ्य कहते हैं ये जो शीर्ष है, दो शीर्ष या दो गर्त, यानी कि देखो तरंग में एक ऊपर होता है शीर्ष और नीचे होता है गर्त, उसे दो शीर्ष या गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी कि जो दोनों शीर्ष के बीच की दूरी है, इसी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी कि तरंगदैर्घ्य दूरी इसमें बहुत कम होता है, और इससे थोड़ा ज़्यादा इसमें होता है, और इससे थोड़ा ज़्यादा इसमें होता है। मतलब सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका रहेगा? एल वेव का। इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं। आयाम, आयाम क्या होता है? आयाम देखिए समझते हैं। आयाम यह होता है कि ये जो तरंग के है, इस तरंग की ऊंचाई क्या है। ऊंचाई देखिए, इसका ऊंचाई कुछ कम है, इससे कुछ अधिक इसका है, और इससे भी अधिक इसका है। मतलब जिस तरंग की ऊंचाई अधिक है उसका आयाम अधिक, और जिस तरंग की ऊंचाई कम है उसका आयाम कम होगा। ये भूकंप क्यों आता है, इसका कारण क्या है, इसको अभी हम समझते हैं। भूकंप आने का सबसे मुख्य कारण है नवीन बलित पर्वत। नवीन बलित पर्वत का आकार कुछ इस प्रकार होता है, जिसके कारण भूकंप आते ही रहता है। यह कोई मुख्य कारण नहीं है। दूसरा कारण है प्लेटों का विनाशी कगार। प्लेटों का विनाशी कगार क्या होता है? एक्चुअली पृथ्वी जो है प्लेटों को मिलने से बना है। जैसे कि ये मान लिया कि दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट को मिलने से बना है। जब ये दोनों प्लेट आपस में सटेगा, या तो वो दोनों आपस में फर्क हो जाएगा, तो उसे कहते हैं विनाशी कगार। जब दोनों प्लेट सटेगा, सट करके जब इस प्रकार हो जाता है, तो इससे कहते हैं अभिसरण। अभिसरण सबसे ज़्यादा डेंजर होता है। इस स्थिति में भूकंप बहुत भयानक आता है। और जब दोनों प्लेट जब फर्क निकल जाएगा, जब दोनों प्लेट इस तरह फर्क हो जाएगा, तो उसे कहते हैं अवसरण। अवसरण की स्थिति में यहाँ जब खाली स्थान हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे ज्वालामुखी आते रहता है। रीड का प्रत्यास्थ प्रत्ययन। रीड ने एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि दोनों प्लेट को कितनों सटाएंगे तो नहीं सटेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद वो सट जाएगा। और इन्होंने यह भी बताया था कि दोनों प्लेट को हम कितनों खींचेंगे तो नहीं टूटेगा, लेकिन निश्चित सीमा के बाद यह टूट जाएगा। उसे रीड का प्रत्यास्थ प्रत्ययन सिद्धांत कहते हैं। पूछेगा कि रीड का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो बोलना है कि भूकंप से संबंधित है। मानव जनित कारण यह हो सकता है कि जहाँ पर दो प्लेट आपस में मिल रहे हैं, उस जगह पे घर, मकान, सड़क इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। यदि वहाँ पर बनाइएगा तो वो तो टूटेगा ही। देखिए भूकंप के 5 पेटी हैं, उसमें से एक है प्रशांत महासागरीय पेटी, जिसका एरिया लगभग 63% है। इसमें मुख्य कारण होता है अभिसरण। यहाँ पर जो भूकंप आता है इसमें अभिसरण होता है। यानी प्रशांत जो है एशिया, और प्रशांत जो अमेरिका, अर्थात एशिया और अमेरिका की जो प्लेट है वो दोनों आपस में टकराता है, इसलिए इसे प्रशांत महासागरीय पेटी कहा गया है। इस एरिया को रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसमें जो है भूकंप और ज्वालामुखी सबसे अधिक आते रहता है, इसलिए भूगोल की दृष्टि से उसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जिसे आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं। ये देखिए प्रशांत महासागर एक्चुअली वर्ल्ड मैप में 2 भागों में बट जाता है। आधा इधर बढ़ जाता है और आधा इधर बढ़ जाता है। यदि हम इसको और अच्छा से देखें तो ये जो गोल नियर दिख रहा है, यही है प्रशांत महासागर। इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर।
दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह अपसरण पर आधारित है। अपसरण के कारण यहाँ भूकंप आते रहता है। इसमें मुख्यतः दो कारण होता है। अफ्रीका प्लेट जो है यूरोप प्लेट को धकेल रहा है, यूरोप को एक दिन पठार बना देगा। दूसरा है इंडिया प्लेट जो है यूरेशिया प्लेट को धकेल रहा है, जिसके कारण से हिमालय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले हम लोग पढ़ा करते थे 8,848, लेकिन अब हो गया है 8,850। कुछ दिन अब बाद पड़ जाएगा 8,852। उसी तरह वो मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम देखिए जूम करके दिखा रहे हैं। देखिए ये जो इंडिया है ना, यहाँ पे देखिए ये जो इंडिया है, इसी के जगह से यहाँ से हिमालय का पेटी जो निकला है, यहाँ से ऐसे करके यह प्लेट आपस में मिला हुआ है। इसी को कहते हैं मध्य महासागरीय पेटी। यह जो एरिया बहुत संवेदनशील एरिया है, जैसे ये नेपाल से होते हुए इसे गुजरता है और ये हिमालय का पहाड़ है। यहाँ पर अक्सर देखते होंगे कि नेपाल में ज़्यादा भूकंप आते रहता है, यही कारण से आता है। इधर से ये प्लेट सटा हुआ है और इधर से यह इंडिया का प्लेट सटा हुआ है, जिसके कारण यहाँ भूकंप आते रहता है। 3 नंबर में है मध्य अटलांटिक पेटी। यह अपसरण पर आधारित है। इसमें ज्वालामुखी अत्यधिक निकलता है। चौथा नंबर में अन्य छोटे छोटे पेटी बहुत सारा है जो अभिसरण पर आधारित है। इसमें छोटा छोटा पेटी लगभग 20 गो है, लेकिन उसमें 5-7 गो जो है मेन है। का हो गया यूएसए में, कोकस हो गया मेक्सिको में, है ना, जो पेरू में है। फिर अफ्रीका राइट यानी कि अफ्रीका के पूरब में है। बर्मा अंडमान में है। सुंडा दक्षिण चीन सागर में है। फिलीपींस में स्थित है। 5वां है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर में भूकंप आता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्लेट नहीं है। इस प्रकार से प्लेट वहाँ पे नहीं है, इसलिए वहाँ पर भूकंप नहीं आता है। विनाशिक आकार होगा तभी ना भूकंप आएगा, तो वहाँ पर वैसा कोई बात नहीं है। भूकंप के अनुसार इंडिया को 5 जोन में बांट दिया गया है, बट नाउ ओनली 4 जोन। मतलब जोन नंबर 1 को भूवैज्ञानिक के अनुसार मान्यता नहीं दिया गया है, क्योंकि इसका स्पीड कम होता है, यानी कि तीव्रता कम होती है और नुकसान इसमें कुछ नहीं होता है, इसलिए 4 जोन को मान्यता दिया गया है। जोन नंबर 5 काफ़ी डेंजर होता है। इसे रेड कलर से दिखाया गया। पूर्वोत्तर राज्य इस जोन में आता है और ये नेपाल से सटा हुआ थोड़ा सा यूपी और बिहार भी आ जाता है। और इधर देख सकते हैं उत्तराखंड और लद्दाख भी आता है। यहाँ कच्छ भी आता है इस एरिया में। यानी कच्छ में तो 1 जनवरी 2001 को ही भूकंप आ गया था, बहुत भयानक। उसमें सब लोग झंडा फहरा रहे थे, तो उसी समय भूकंप आ गया था। हिमालय जो है जोन नंबर 5 के अंतर्गत आता है। जैसे हिमालय इस तरह से गुजरता है यहाँ से नेपाल से होते हुए, यह जोन नंबर 5 में आता है। जोन नंबर 4 उससे कम डेंजर होता है। उस तरह जोन नंबर 3 उससे भी कम थोड़ा होता है, और जोन नंबर 2 3 से भी कम होता है। आप अपने अनुसार से देख लीजिए कि आपका घर कहाँ है, उस अनुसार से भूकंप रोधी घर बनाने की कोशिश कीजिए। अब समझते हैं भूकंप को किस यंत्र से मापा जाता है, भूकंप के स्टडी को क्या कहते हैं। देखिए ये जो मशीन जो दिख रहा है इसे कहते हैं सिस्मोमीटर। अब भूकंप के बारे में अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब भूकंप को जिस ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ बोला जाता है। दिख रहा है ना, ये सिस्मोग्राफ है। इस भूकंप को स्केल पर प्रदर्शित किया जाता है। उस पहले फेरल हुआ करता था, राशि, ये सब फेल हो चुका है। और फिर मर्केली आया था। मर्केली जो थे अनुमान पर आधारित था। जैसे कि इस बार भूकंप आया तो 5 घर गिराया, और अगला बार जब भूकंप आएगा तो उसमें मान लिया कि 20 को गिरा दिया, तो उसका स्पीड इससे अधिक है। मतलब इस प्रकार से इसमें अनुमान लगाया जाता था। लेकिन अभी प्रचलित है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल में 1 से 9 तक अंक प्रदर्शित किया हुआ रहता है। लेकिन सबसे अधिक जब भूकंप की तीव्रता रहता है तो उसे 10 अंक से दिखाया जाता है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो तरंग के रूप में ऐसे ऐसे किया गया है, यह जिस संख्या के सामने रहेगा, मान लीजिए देखिए ये 5 के सामने है तो इसका स्पीड कितना हो गया, 5 हो गया। इस प्रकार से इसमें पता चलाया जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितना है। प्रत्येक अंक एक दूसरे से 10 गुना खतरनाक होता है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर भूकंप की तीव्रता 3 है और कहीं पे भूकंप की तीव्रता 4 है, तो यहाँ से 10 गुना अधिक खतरनाक भूकंप यहाँ है।
एक्सोसिस्मल समान तीव्रता या क्षति को दर्शाता है और होमोसिस्मल समान समय को दर्शाता है। जैसे कि भूकंप जब आता है ना तो कुछ चेतावनी इस प्रकार मतलब पहले पता चल जाता है कि जैसे कि वायुमंडल में रेडोन गैस नहीं पाया जाता है, और जब भूकंप आता है, भूकंप आने वाला रहता है तो रेडोन गैस वायुमंडल में बढ़ जाता है। इससे पता लगाया जाता है कि भूकंप आने वाला है, और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी निकलता है जिससे पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। जब भूकंप आने वाला रहता है तो कुछ जानवर में हड़बड़ाहट उत्पन्न हो जाता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, सियार, लोमड़ी, ये सब जो है एक हड़बड़ाहट की तरह उत्पन्न हो जाता है जिससे पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। लेकिन ये सब घटना मात्र 15 से 20 मिनट पहले आता है, जितना देरी में मतलब आदमी को समझना मुश्किल हो जाता है। जब भूकंप आता है तो बिल्डिंग एक दूसरे पर ऐसे अटक जाता है, उसमें पूरा बिल्डिंग ध्वस्त नहीं होता है। जब मिसाइल अटैक होता है ना तो मिसाइल अटैक करने के बाद बिल्डिंग पूरा ध्वस्त हो जाता है, लेकिन भूकंप में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यदि भूकंप आने के बाद आप घर में फंस गए हैं तो दीवार के कोना में इस तरह छुप जाइए, ताकि ये दोनों जब एक दूसरे पर ऐसे गिरेगा भी तो आप दीवार के कोना में सेफ रह जाइएगा। जैसे कि आप सुने होंगे जब भूकंप आता है तो 5 दिन के बाद 4 दिन के बाद उससे जिंदा आदमी निकाला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो दीवार के अंदर मतलब दीवार तर वो छुपा हुआ रह गया, जिससे कारण वह बच गए। देखिए, मान लीजिए आप घर में हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि घर गिरेगा तभी मतलब नुकसान हो सकता है ऊपर में कुछ रखा हुआ वो गिर जाए आपका माथा पे, तो उससे अब नुकसान हो सकता है। इसलिए उससे बचने के लिए यदि आप घर में रह गए तो किसी बढ़िया चौकी या जो कोई टेबल है उसके अंदर छुप जाइए। देखिए, ये बचवा के लेकर छुपा हुआ है, अब इसके ऊपर में कोई ईंटा भी गिर जाएगा ना तो ये इसका मतलब कि सेफ रह जाएंगे, इसका शरीर में कोई नुकसान नहीं होगा। और भूकंप से नुकसान से बचने के लिए इस तरह करके भूकंप रोधी घर बनाना चाहिए, ताकि भूकंप आए तो उससे कोई नुकसान बिल्डिंग पर ना हो। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।